हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत एग्जाम्पल्स और बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप में आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक और एटॉमिक, आयनिक के साथ साथ कहाँ तक, एटॉमिक तक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप बताए थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने आपको उनके बीच लगने वाले फोर्स यानी कि जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमने आपको जनरली बताया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इन सभी टाइप्स के अंतर्गत एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक के एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, आयनिक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे, इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आयनिक के अंतर्गत सबसे पहला है वो है जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जनरली आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि NaCl, KCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO से डिनोट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, लिथियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, लिथियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड को जनरली हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि S पे -2 होता है तो सल्फाइड कहा जाता है। और साथ ही साथ अगला है वो है जिंक सल्फेट। ठीक है, ZnSO4 या इसे हम जनरली इसी के साथ साथ BaSO4 जिसे हम क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, K2SO4 एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत एग्जाम्पल्स हैं। कोवैलेंट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में SiO2 जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, इसी के साथ साथ डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं आपके यहाँ पर एटसेट्रा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। मॉलिक्यूलर के अंतर्गत अगर हम देखें तो वो है आपका, मॉलिक्यूलर के अंतर्गत I2S आयोडीन सल्फाइड, साथ ही साथ यहाँ पे I2 यानी कि आयोडीन भी है, और इसी के साथ साथ अगर हम I2S के फॉर्म में लिखें तो वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन मॉलिक्यूलर के अंतर्गत जनरली मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इनको अगर सेपरेट फॉर्म में लिखें तो आयोडीन, सल्फर के कितने क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, S8 होते हैं। फास्फोरस के कितने होते हैं, 4 होते हैं, P4, CO2 CH4, CO2 CH4, CCl4, CO2 CH4, CCl4 एटसेट्रा, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर के अंतर्गत 2 तरीके की बॉन्डिंग होती है, एक मॉलिक्यूलर और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के अंतर्गत आता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं स्टार्च, सुक्रोज, वाटर, ड्राई आइस, ड्राई कोल्ड, यहाँ पे CO2 यानी कि जैसे हम सॉलिड CO2 के
नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, सॉलिड CO2। इनमें जो बॉन्डिंग होती है इन सभी में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहीं पे बाकी जितने भी हैं उनमें जो बॉन्डिंग है ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के अंतर्गत आता है। कैसा, मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक बंध के अंतर्गत आता है। तो ये 3 आपको अभी तक बताया। नेक्स्ट है आपका वो है मेटेलिक। तो मेटेलिक के अंतर्गत जनरली मेटल्स और एलॉय वो क्रिस्टलाइन नेचर्स में पाए जाते हैं, मेटल्स और एलॉय। तो मेटेलिक के अंतर्गत अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत सोडियम, कॉपर, सोडियम, गोल्ड, सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर, एलॉय। ठीक है, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, यानी कि मेटल्स का मिक्सचर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। और लास्ट में है वो है आपका एटॉमिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जिनमें नोबल गैसेज आते हैं। क्या आते हैं, नोबल गैसेज आते हैं, जिन्हें हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेज आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर अब हम बात करेंगे फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल नेचर की बात करेंगे। ठीक है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से हैं, पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं। आयनिक के साथ साथ अगला है कोवैलेंट, कोवैलेंट के बाद मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर के बाद अगला है मेटेलिक, और मेटेलिक के बाद यहाँ पे है वो है एटॉमिक। मेटेलिक के बाद अगला है एटॉमिक। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट या जिसे हम भौतिक अवस्था कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर देखा जाए तो विद्युत चालन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे, जिसे हम विद्युत चालन का नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो ये हो गया आपका। तो आयनिक के अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। आयनिक का जो फिजिकल स्टेट होता है वो हार्ड होता है और ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल का मतलब आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, यहीं पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन से ज़्यादा होता है, यानी कि हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। और अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 1000 केल्विन होता है। कितना होता है, 1000 केल्विन इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहीं पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिसे हम क्वथनांक कहते हैं, ये भी हाई होता है और ये भी लगभग 2000 केल्विन है कि 2000 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। कितने, 2000 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम विद्युत चालकता की बात करें तो ये जनरली क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। वो भी कब, इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सोल्यूशन, यानी कि पिघली अवस्था में और जलीय विलयन में। इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में, इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में। इसी के साथ साथ कोवैलेंट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी हाई होता है और कितना होता है, 4000 केल्विन और 5000
केल्विन इनकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होती है। कितना होता है, 4000 केल्विन के बराबर, और जनरली बॉइलिंग पॉइंट 5000 केल्विन, यानी कि वेरी हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 4000 केल्विन इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट इनका लगभग 5000 केल्विन होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी इनका वेरी हाई होता है, लगभग 5000 यानी कि 5000 केल्विन के बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स हमेशा इंसुलेटर माने जाते हैं, किसको छोड़ करके, आपके यहाँ पर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, अर्थात ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं सबको हम इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि अचालक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वो है मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मॉलिक्यूलर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका कैसा होता है, लो होता है, लगभग 400 केल्विन के आसपास होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इनका लो होता है, लगभग 373 केल्विन से 500 केल्विन की रेंज में होते हैं। ठीक है, 500 केल्विन के रेंज में इनका होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो एज अ इंसुलेटर काम करते हैं, यानी कि ये भी कैसे होते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। मेटालिक की अगर हम फिजिकल स्टेट देखें तो ये कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनका ट्यूब बनाया जा सकता है, वायर में खींचा जा सकता है, और जनरली मैलिएबल होते हैं, यानी कि इनको पीट करके हम जनरली चोट पहुंचा करके किसी भी शेप में हम इनको क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो डक्टाइल होते हैं, अर्थात इनको हम या इनका हम वायर बना सकते हैं। और मैलिएबल का मतलब होता है कि जनरली ये क्या होते हैं, मैलिएबल का मतलब यहाँ पे है कि इनको हम चोट पहुंचा करके, यानी कि हिट करके किसी भी फॉर्म में हम इनको ढाल सकते हैं। ठीक है, तो मैलिएबल का मतलब ये हो गया। हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि लगभग 800 केल्विन से 1000 केल्विन के बराबर होता है, लगभग 800 केल्विन से कितना होता है, 1000 केल्विन के बराबर होता है। और इसमें अगर हम देखें तो इनका 1500 से 3000 केल्विन के बराबर होता है, लगभग 1500 से 3000 यानी कि लगभग 1500 केल्विन के बराबर होता है। एटॉमिक की अगर हम बात करें तो एटॉमिक कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि जनरली नोबल गैस के होते हैं और गैस हमेशा सॉफ्ट नेचर का होता है। तो इनका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वेरी लो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, वेरी लो, बहुत ही कम होता है। और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वेरी लो। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हाँ, इससे पहले मेटालिक की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मेटालिक की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, चालक की तरह बिहेव करते हैं। वहीं पर हम अगर एटॉमिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो ये आपके पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत तथा उष्मा के बहुत ही पुअर चालक होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड टॉपिक। नया जो हेडिंग है आज के इस लेक्चर का वो है आपका क्रिस्टलोग्राफी। क्या है, क्रिस्टलोग्राफी। चलिए देखते हैं क्रिस्टलोग्राफी किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वो है क्रिस्टलोग्राफी।
ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। यानी कि ये साइंस का एक ब्रांच है जो कि क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और प्रॉपर्टीज यानी कि अगर हम देखें तो उनकी जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनका अध्ययन इस ब्रांच में किया जाता है। यानी कि स्टडी ऑफ इसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स को हम किसके अंतर्गत करते हैं? वो है आपका क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत कहते हैं, जिसे हम क्रिस्टल ग्राफ का नाम देते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे सिमेट्री इन क्रिस्टल। सबसे पहला है सिमेट्री इन क्रिस्टल। सबसे पहला सिमेट्री इन क्रिस्टल हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्रिस्टल में सममिति। क्रिस्टलों में सममिति, यानी कि अगर हम देखें तो क्रिस्टलों में एक तरीके से डिवाइड करने पर अगर उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री इन क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। तो अगर हम क्रिस्टल की सिमेट्री की बात करें तो उसमें मुख्यतः 3 प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, और वो कौन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। 3 टाइप्स होती हैं ये। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। कितने होते हैं? 3। पहला क्या हुआ? प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीसरा है यह आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। सबसे पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ अ क्रिस्टल, कैन डिवाइड it into 2 equal portions which are exactly the mirror images to each other। यानी कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये एक प्रकार का इमेजिनरी प्लेन द्वारा बनाया गया सिमेट्री है, और जो प्लेन है वो जनरली कहाँ से पास करता है? वो कहाँ से पास करता है? आपका सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के सेंटर से पास करता है, और क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप? इट इज द, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का प्लेन क्या है? तो इट इज द imaginary plane passing through the center of the crystal
कहाँ से पास करता है? सेंटर ऑफ द क्रिस्टल से पास करता है, ठीक है। अगला है पॉइंट, इट डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू टू मिरर इमेजेस पार्ट, टू मिरर इमेजेस पार्ट, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, क्रिस्टल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करता है, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, मिरर इमेजेस बनाता है। तो टू मिरर इमेजेस पार्ट्स में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, अर्थात इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये जनरली अगर देखा जाए तो इसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री या रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री या जनरली डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसका कुछ इस तरीके से है। अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, जो कि कहाँ से होकर जाना चाहिए, सेंटर से होकर जाना चाहिए। तो मान लेते हैं एक हमारे पास क्या है, क्यूब है, एक हमारे पास क्या है, क्यूब है, थोड़ा इधर बना देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो अगर क्यूब के हम सेंटर से, क्यूब के सेंटर से अगर हम किसी प्लेन को पास करते हैं, कहाँ से, क्यूब के सेंटर से, कुछ इस तरीके से एक हम प्लेन को पास करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेन आप देख रहे हैं सेंटर से जा रहा है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, जो कि एकदम बीच से होके जा रहा है और ये ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को दो बराबर और मिरर इमेजेस के फॉर्म में बदलेगा, इक्वल पार्ट्स में, और जो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेजेस होते हैं यहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूब है, और अगर आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाना चाहते हैं तो वो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखा सकते हैं, और कुछ इस तरीके से जनरली हम इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये जनरली क्या करेगा, इधर और इधर पार्ट्स में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। जनरली शॉर्टकट में पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या लिखोगे, पीओएस, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला है वो है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर से एक क्यूब बनाते हैं, फिर से हमने क्या बनाया, एक क्यूब बनाया, ठीक है। और अब हम इसके डायगोनल की सिमेट्री दिखाना चाहते हैं। तो जनरली जो डायगोनल की सिमेट्री होती है उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो बीच से पास होके जा रहा है, ये आपका इस डायगोनल से इस डायगोनल को क्या करेगा, डायगोनली इसको क्या करेगा, डिवाइड करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। अगला है जिसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं अगला, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है आपका
वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, जो कि पासिंग थ्रू द crystal such that when the crystal is rotated about this line, when the crystal is rotated about this line, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है, एक प्रकार से इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या होता है, इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक प्रकार का क्या है, इमेजिनरी लाइन है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा का नाम देते हैं, जो कि क्या होता है, पासिंग थ्रू द क्रिस्टल सच दैट व्हेन द क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट, यानी कि जब इस प्रकार की लाइन या एक्सिस ऑफ लाइन जो है वो पास करती है, तो ऐसे समय में अगर हम क्रिस्टल को क्या कराएं, रोटेट कराएं, उस लाइन के अबाउट अगर हम क्या कराते हैं, क्रिस्टल को रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराने पर, ठीक है, इट प्रेजेंट्स द सेम अपीयरेंस मोर देन वन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि ये एक प्रकार का सेम अपीयरेंस प्रकट करता है, वो भी कब, मोर देन वंस इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। यानी कि अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखें तो इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, और इस इमेजिनरी लाइन के अबाउट अगर हम क्या कराएं, अबाउट अगर हम क्या करा रहे हैं, रोटेशन कराते हैं, तो ऐसे समय में यहाँ पे अबाउट क्या कराते हैं, अगर हम रोटेशंस कराते हैं तो सेम अपीयरेंस occurs more than once in one rotation, more than once in one rotation, और इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। यानी कि टोटल 360 डिग्री पर अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करा दें इस एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे समय में एक से ज़्यादा बार सेम अपीयरेंस उस क्रिस्टल का दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम इसको रोटेट या रोटेशन की एक्सिस को दिखा सकते हैं। वो है आपका, मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक क्यूब या क्यूबॉइड है, ठीक है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल है, ठीक है। और अगर हम इस क्रिस्टल को क्या कराना चाह रहे हैं, रोटेट कराना चाह रहे हैं, तो रोटेट कराने के लिए जनरली हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से एक एक्सिस खींचेंगे और इस एक्सिस के अबाउट हम इसको, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हम इसको या तो ऐसे रोटेट कराते हैं, इधर रोटेट कराएंगे एक साइड, तो ये आपका ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। और रोटेट कराने पर यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर सेम अपीयरेंस मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ टू फोल्ड, क्या कहते हैं, सिमेट्री का नाम देते हैं, एक्सिस ऑफ टू फोल्ड। देखिए यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम इसको लेके जा रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं यहाँ से हम इसको पास कराते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री, एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री का नाम देते हैं। कितने फोल्ड, टू फोल्ड सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम इसे कुछ इस तरीके से कराएं, ध्यान से देखिएगा, अगला है यहाँ पे,
अगला है यहाँ पे, वो है, एक बार फिर से मैंने क्या बनाया, क्यूब या क्यूबॉइड बनाया, और इस बार क्यूब या क्यूबॉइड बनाने के बाद जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको इन दोनों पॉइंट से ना पास करा करके हम एक साइड से पास करा देते हैं, यानी कि इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से हम पास कराते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से पास कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये कॉर्नर हो गया और ये कॉर्नर हो गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री का नाम देते हैं, एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री का नाम देते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिक्स फोल्ड सिमेट्री। नेक्स्ट है आपका, जिसमें से ये आपका है और इसे हम क्यूब के फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये बन गया आपका क्यूब बना। और अगर हम यहाँ पर अपर और लोअर सरफेस पर दो पॉइंट ले लें और हम इसको ऐसे लेके जाएं, एक इस पॉइंट से पास कर रहा है और एक यहाँ से पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के रोटेशंस को दिखाने के लिए जनरली हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ, यहाँ पर एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है, और लास्ट में बचा है वो है आपका सिक्स फोल्ड सिमेट्री। कितना है? सिक्स फोल्ड सिमेट्री। तो अगर हम सिक्स फोल्ड सिमेट्री की बात करें तो ऐसे समय में हेक्सागोनल्स यहाँ पे होने चाहिए। कितने? अपर और लोअर हेक्सागोनल, ये कुछ ऐसे दिख रहा है और इसी के जस्ट नीचे आप एक दूसरा हेक्सागोनल पार्ट बना दें। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो इसे हम यहाँ से और पीछे का पोर्शन हम इसको ऐसे और इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, यानी कि पीछे का पोर्शन इस पॉइंट से और आगे का पोर्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है। और ऐसे समय में अगर हम लाइन पास करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, तो कुछ इस तरीके से ये जो लाइन गई है और एक यहाँ पे पॉइंट है और दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, तो अगर हम इसको रोटेट कराएं तो इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिक्स फोल्ड सिमेट्री। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ सिक्स फोल्ड सिमेट्री का नाम देते हैं। तो इसे जनरली हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो अगर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो ऐसे समय में यहाँ पर टोटल 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जिसमें से 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड ऑफ सिमेट्री मैंने बताई है। 2 फोल्ड में इन दो पॉइंट से लेके जाएंगे, 3 फोल्ड में कॉर्नर से, 4 फोल्ड में फेस से, ठीक है, अपर और लोअर फेस, और 6 फोल्ड सिमेट्री में यहाँ पर आपने हेक्सागोनल ऊपर पोर्शन है और हेक्सागन नीचे पोर्शन है, उन दोनों सरफेस से लेके जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं 6 फोल्ड सिमेट्री का नाम देते हैं। और ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने पर यहाँ पे क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करा दें तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या होगा कि एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में, यानी कि एक पूरे कंप्लीट यहाँ पे रोटेशन में क्या होगा, मोर देन वंस सेम अपीयरेंस मिलता है। तो इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। नेक्स्ट है आपका, वो है यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसका है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरफ चलते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में सेंटर से रिलेटेड पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट है आपका सिमेट्री के अंतर्गत
वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट इन द क्रिस्टल दैट एनी लाइन ड्रॉन थ्रू इट intersect the surface of the crystal at equal distance on either side। यानी कि अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का इमेजिनरी पॉइंट है। क्या है? इमेजिनरी पॉइंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री में इमेजिनरी पॉइंट होता है। ठीक है, इन द क्रिस्टल, इमेजिनरी पॉइंट इन द क्रिस्टल, ये कैसा होता है? इमेजिनरी पॉइंट होता है क्रिस्टल में। दैट एनी लाइन ड्रॉ थ्रू इट, यानी कि यहां पे अगर देखें तो एनी लाइन ड्रॉन थ्रू इट, अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से कोई भी लाइन अगर हमने क्या किया है? ड्रॉन किया है, तो ये क्या करेगा? क्रिस्टल के सरफेस को दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर क्या करेगा? ये इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, surface of crystal equally with equally distance on either side, यानी कि दोनों तरफ क्या करेगा? इक्वली क्या करेगा? ये इंटरसेक्ट करेगा, वो भी किसको? क्रिस्टल के सरफेस को। यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसके थ्रू अगर हम कोई लाइन ड्रॉन करते हैं तो ये क्रिस्टल की सरफेस को दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम है। क्या है? हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम है। तो इस क्यूबिक सिस्टम का अगर हम देखें तो इस क्यूबिक सिस्टम का जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा वो सीधे सीधे सेंटर में ही होगा, यानी कि एकदम क्यूब के जस्ट बीचों बीच। यानी कि ये मान लो एक डिब्बा है और डिब्बे के बीच में जो हवा का पोर्शन होता है, उस हवा के पोर्शन में एकदम सेंटर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल का नाम देते हैं। ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर हम इसको कौन सा ले लेते हैं? ये इसका कौन सा है? जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल, ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल का अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें तो आप इस तरीके से दिखाओगे, बिल्कुल सेंटर में। जनरली हम बात करें तो ओनली सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैव वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, अदर सिस्टम डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल्स का जो सिस्टम होता है, यानी कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ओनली सिंपल क्यूबिक सिस्टम, यानी कि साधारण जो घन निकाय है, साधारण घन निकाय की बात करें तो ओनली सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैव वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके पास क्या होता है? एक ही सेंटर ऑफ क्या होता है? सिमेट्री होता है, वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, बाकी अदर सिस्टम डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। अदर सिस्टम डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS से लिखते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जनरली AOS से, और यहीं पे अगर हम बात करें तो POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ अगर देखें प्लेन्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स, एक्सिस एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री पासेस बाय द क्रिस्टल, तो इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं?
एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। आपने 3 तरीके की सिमेट्री पढ़ी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो किसी क्रिस्टल द्वारा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो सिमेट्री होती है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री, जिसमें से तीनों लिखेंगे, कौन कौन सा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, possessed by any crystal is known as एलिमेंट्री सिमेट्री का नाम देते हैं, या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, नोन एज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री के तत्व कहते हैं। जनरली क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, जिनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखा जाए, ठीक है, साथ ही साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 3 + 6 यानी कि टोटल यहाँ पे 9 है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 3 + 4 + 6, 3 + 4 + 6 यानी कि टोटल कितने हैं आपके 13 हैं। ठीक है, 3 + 4 + 6 टोटल कितने हैं 13 हैं। और सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे कि मैंने बताया इसमें सिंगल होता है तो टोटल 1, और इसको जब काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। किसके लिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। ध्यान में रखिएगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए यहाँ पर कितने हैं टोटल 9, 13, 1, 9 किसका है प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 किसके हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 1 किसका है वो है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम यानी कि क्यूबिक यानी कि घनीय निकाय में पाया जाता है। यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम यानी कि घन के क्रिस्टलीय निकाय में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे का लेक्चर हम आपको नए वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।